और मैं वही चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी न्याय करे, जल्दी करे, और ऐसी जितनी भी निर्भया हैं, जितने भी किरण नेगी हैं, उनको इंसाफ मिले। बिल्कुल। बात सुनील जी, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि देखिए, हम 35 से 40 लाख के करीब अगर दिल्ली एनसीआर में हैं, अगर हमारे घर से एक एक रुपया भी अगर निकलता, हाँ जी, तो आप ये सोचिए कि 40 लाख रुपए उस घर तक पहुंच जाते और वो उनकी सोच खत्म हो जाती इस बात की कि हम अन्न कैसे जुटाएं, हम हाँ बच्चों की 2 बच्चे और हैं, एजुकेशन हम कैसे दिलवाएं, बिल्कुल, है ना। 11 साल से जो पेरेंट्स अपनी बच्ची के लिए धक्के खा रहे हैं, वो ऐसी तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते होंगे, पैसों की जरूरत पड़ती। तब उस एरिया में लड़कियां इस बात पर बात करना शुरू करती हैं, सोचना शुरू करती हैं, आवाज उठाना शुरू करती हैं। उनके जो अंदर जो हिच होती है, जो डर होता है, क्योंकि ऐसी पता नहीं कितनी किरणें होंगी जिनके साथ कुछ इस तरह से हुआ होगा। मैं वो बर्बरता की बात नहीं कहती, मैं रेप की बात कर रही हूँ। ऐसी बर्बरता उनके साथ हुई होगी, रेप हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही लोग, उनके पेरेंट्स, उनके जानने वाले इस बात को दबा देते हैं कि बेटी की जो है इंसल्ट होगी, अपमान होगा, क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की बात सब जगह उठेगी तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है तो उनको आवाज उठानी चाहिए। मैं बच्चों की सिक्योरिटी पे काम करती हूँ, उनके एजुकेशन पे काम करती हूँ, मैं मेल न्यूट्रिशन पे काम करती हूँ, जो उनका जो पौष्टिक खाना होता है उस पर काम करती हूँ। ये सारी चीजों पे मैं काम करती हूँ। लेकिन पहाड़ी जंक्शन के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक बहुत ही खास वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो हर उत्तराखंडी को ज़रूर देखनी चाहिए, चाहे वह गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि वीडियो को पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने आसपास सभी के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज के वीडियो में मेरे साथ हमारे उत्तराखंड की एक बहुत ही सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता दीदी कुसुम कंडवाल भट्ट जी को आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। कुसुम जी दिल्ली एनसीआर में सर्च माई चाइल्ड फाउंडेशन नामक एक संस्था चलाती हैं। उसके अलावा भी वो बहुत से मुद्दों को लेकर चलती हैं, और सबसे ख़ास बात यह है कि कुसुम जी बहन किरण नेगी को न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं तथा लोगों से सहयोग करने की अपील करती रहती हैं। बहन किरण नेगी जी के साथ हुई घटना को लेकर कुसुम जी अनेक जगहों पे जो है प्रोटेस्ट कर चुकी है, जो कि आप आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो का शुरुआती भाग वैसे का वैसा मैं नहीं रख पाया कुछ तकनीकी खराबियों के कारण। तो कुसुम जी से वार्तालाप शुरू करते ही मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि शहरों में उत्तराखंडियों की वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं। तो आप भी सुनिए उनका जवाब। कुछ कमाने खाने के लिए आप अपनी जगह छोड़ रहे हैं और छोटी छोटी नौकरियां आप कर रहे हैं जिसमें कि आपकी पूर्ति भी नहीं होती, आप स्लम्स में जाके रहते हैं, झुग्गियों में आप रहना शुरू कर देते हैं। आप ये सोचिए कि आप स्वर्ग छोड़ के आप नर्क में आ गए हैं। तो आप ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि आप गढ़वाल में रहते हुए, कुमाऊं में रहते हुए, या जौनसा जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ रहते हुए गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं उसको देखिए। आजकल बहुत सारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, और आप उस पर काम कीजिए, आपको ज़रूर वहीं पे सफलता मिलेगी। ना कि यहाँ आकर आप जो है इतनी गंदे तरीके से बहुत छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिलती, जो कि आप एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर आते हैं। तो वहीं पर अगर हम जिद्दोजहद करें, वहीं पे हम लोग मांग करें, वहीं हम सरकार तक अपनी मांगे पहुँचाएँ, तो मुझे लगता है वहीं हम लोग को सब कुछ मिल सकता है। ओके। और दीदी से मैं जुड़ा हूँ, स्पेशली मैंने इनका एक वीडियो देखा था इनके फेसबुक पेज पे, जो कि 7 मई का था मेरे ख्याल से, है ना जी? 7 मई का नहीं था, 6 मई का था। हाँ जी, 6 मई को किरण नेगी, जो कि मैं नजफगढ़ उनके घर पे गया था, तो उनके साथ जो बर्बरता हुई है उससे रिलेटेड था, और जंतर मंतर में कैंडल मार्च हुआ था मेरे ख्याल से, है ना जी। तो दीदी आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? सबसे मेनली मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ये केस है 9 फरवरी 2012 का, और इसके 9 महीने बाद निर्भया केस हुआ था। हाँ जी। निर्भया को आप जानते हैं कि देश विदेश सब में लोगों ने जाना कि उसके साथ क्या हुआ था। और ये जो किरण नेगी केस है ये तो और भी ज्यादा बर्बरतापूर्ण उन्होंने किया था जो उसके साथ, बच्ची के साथ हुआ था। हाँ। लेकिन ये किन्हीं कारणों से केस दब गया, और उससे पहले का है मेरे ख्याल से। हाँ, 9 महीने पहले का केस ये है। और इतनी बर्बरता होने के बाद भी जो है उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। हाई कोर्ट में जो जस्टिस के लिए उनके लिए आया था, जो तो ये जो है हाई कोर्ट में उनको फांसी की सजा हुई थी, और
फिर उसके बाद ये जो चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट पे 9 साल से ये पेंडिंग है। जी जी। और अब वर्डिक्ट आने वाली कहते हैं, लेकिन वही है, तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन एक और न्याय नहीं मिलता है। और एक और चीज़ है कि पेरेंट्स डरे हुए हैं कि कहीं उनके कातिलों को उम्र कैद की सजा ना हो जाए। तो उसी के लिए मुझे लगा कि अगर हर एक स्टेट से बात उठती है, हर एक गांव से, हर एक कस्बे से बात उठती है, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। और ऐसे जो क्राइम करते हैं लोग, जो उनकी ऐसी गंदी मानसिकता होती है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए पैदा हुई बच्ची भी कोई मायने नहीं रखती है, उसके साथ भी वो वही सलूक करते हैं जो कि वो 80 साल की औरत के साथ भी वो वैसे ही करते हैं, जैसे वो 15 या 20 साल की लड़की के साथ करते हैं। तो ये इस जो सोच है, जो ये मानसिकता है, इसको बदलने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारी जनता का आक्रोश होना चाहिए, सबको उसके लिए खड़ा होना चाहिए। ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, या सिर्फ किरण नेगी की बात नहीं है, ये पूरे स्त्री समाज के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कलंक है। आज हो सकता है उनके साथ हुआ, और दोषियों को अगर सजा नहीं हुई तो कल किसी और के साथ होगा। और ऐसा होता आया है, जो रेपिस्ट होते हैं, बलात्कारी होते हैं, तो उनका साहस इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि सजा नहीं मिल पाती उनको, जैसी सजा मिलनी चाहिए, है ना। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि जब जगह जगह से आवाज़ उठती है, हाँ जी, तब उस एरिया में लड़कियां इस बात पर बात करना शुरू करती हैं, सोचना शुरू करती हैं, आवाज़ उठाना शुरू करती हैं। उनके जो अंदर जो हिच होती है, जो डर होता है, क्योंकि ऐसी पता नहीं कितनी किरणें होंगी जिनके साथ कुछ इस तरह से हुआ होगा। मैं वो बर्बरता की बात नहीं कहती, मैं रेप की बात कर रही हूँ। ऐसी बर्बरता उनके साथ हुई होगी, रेप हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही लोग, उनके पेरेंट्स, उनके जानने वाले इस बात को दबा देते हैं कि बेटी की जो है इंसल्ट होगी, अपमान होगा, क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की बात सब जगह उठेगी तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए। और न्याय मिलेगा तो जरूर लोग आवाज़ उठाएंगे। अगर एक कोई न्याय नहीं मिल रहा तो इसलिए और लोग भी आवाज़ नहीं उठाते उसमें। बिल्कुल। दिल्ली की अगर आप बात करें तो हम कहते हैं दिल्ली एनसीआर की कि 35 से 40 लाख यहाँ पे उत्तराखंडी बसते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर मतलब हमारे बसने से सिर्फ हम एक जगह पर हैं तो सही, क्या हम संगठित हैं? बिल्कुल नहीं। वो ताकत हमारी बननी चाहिए, हमको एक साथ आना चाहिए और ऐसे मुद्दों पे खड़ा होना चाहिए। देखिए, मुझसे लोग बोलते हैं कि मैं बच्चों पे काम करती हूँ, तो क्या मैंने वो काम छोड़ दिया है? नहीं, मैंने वो काम नहीं छोड़ा है। मैं बच्चों की सिक्योरिटी पे काम करती हूँ, उनके एजुकेशन पे काम करती हूँ, मैं मेल न्यूट्रिशन पे काम करती हूँ, जो उनका जो पौष्टिक खाना होता है उस पर काम करती हूँ। ये सारी चीज़ों पर मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं मुद्दों के साथ खड़ी होती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो भी सक्षम लोग हैं, आप, हम, कोई भी, हमें उनकी आवाज बन जाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल, उनका साथ देना चाहिए। हाँ जी। तो जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दीदी के फेसबुक पेज से ज़्यादा जुड़े, और स्पेशली किरण नेगी के लिए आवाज़ उठाए, सब लोग एक साथ आए। और ना सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि अदर स्टेट के लोग भी अगर देख रहे हो तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ें और हमारी बहन किरण नेगी को न्याय दिलाने में हमारा सहयोग करें। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ उत्तराखंड की या किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे स्त्री समाज की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। हाँ सुनील जी, मैं ये कह रही थी कि ये जो ये सोचते कि हमारी परेशानी नहीं है, मैं आपने अभी जैसे कहा, हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर घर में एक बच्ची है, एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास ऐसे मानसिकता वाले लोग नहीं होंगे, हो सकते हैं, और नहीं है तो ईश्वर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे, क्या बहुत अच्छे सिक्योर सोसाइटी में आप रह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये आप मानसिकता आपको अपनी भी चेंज करनी होगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सबको इन सब चीज़ों से सरोकार रखना पड़ेगा अगर हमें चेंज चाहिए। और मेरा तो मानना है कि अगर रेवोल्यूशन चाहिए तो अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, जन जन तक फैलना बहुत ज़रूरी है। और मैं वहाँ एक और बात सुनील जी, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि देखिए, हम 35 से 40 लाख के करीब अगर दिल्ली एनसीआर में हैं, अगर हमारे घर से एक रुपया भी अगर निकलता, हाँ जी, तो आप ये सोचिए कि 40 लाख रुपए उस घर तक पहुंच जाते और वो उनकी सोच खत्म हो जाती इस बात की कि हम अन्न कैसे जुटाएं,
हम हाँ बच्चों के 2 बच्चे और हैं, एजुकेशन हम कैसे दिलवाएं, बिल्कुल है ना। 11 साल से जो पेरेंट्स अपनी बच्ची के लिए धक्के खा रहे हैं वो ऐसी तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते होंगे, पैसों की जरूरत पड़ती है। हाँ। और अगर वो सिक्योरिटी में वो काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह ही आप सोचिए कितनी होगी, 8,000 मुश्किल से उन लोगों को मिलते हैं। हाँ जी, कल उन्होंने बताया कि मात्र 8 से 10,000 उनको मिलती है, उसमें भी अगर उनका कोर्ट का राउंड लगता है तो 3-4 छुट्टियां हो जाती है, कट पिट के कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता, नहीं आता है। और ऐसे में उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और इस केस में 11 साल हो गए उनको, बिल्कुल 11 साल हो चुके हैं, और कैसे इस केस में आगे बने रहेंगे, वो बहुत बड़ी समस्या उनके लिए बन जाएगा। हाँ, वही सुनील जी, मैं इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों को ही नहीं, मैं सारे उत्तराखंड के और जो नॉन उत्तराखंडी हैं उनसे भी ये अपील करती हूँ कि प्लीज आप चाहें तो मैं इसको शेयर कर सकती हूँ, मेरे फेसबुक पे भी मैं उनके जो है लिंक शेयर कर सकती हूँ, या आपका जो है उनका नंबर मैं शेयर कर सकती हूँ, उनका बैंक डिटेल हम लोग उनसे ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा भी है। अच्छा। हाँ, तो हम इस तरह से उनको कम से कम वो जब तक भी जाएं उनके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि उनको सोचना ना पड़े कि हम कहाँ से अरेंज करें। और दीदी ने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ 35 से 40 लाख उत्तराखंडी दिल्ली में रहते हैं, और अगर उत्तराखंड के अलावा और जगह भी उत्तराखंड के लोग रहते हैं और सिर्फ एक रुपया भी, ज़्यादा नहीं, 1 रुपया भी अगर डालेंगे उनके खाते में तो उनके पास इतना पर्याप्त अमाउंट हो जाएगा कि वो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। बिल्कुल, बिना पैसे की ये लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत ही गहरा मुद्दा और है कि अगर हमें चेंज लाना है, अवेयरनेस लानी है, बदलाव लाना है, हाँ, तो सबसे पहले हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को, अपने बेटों को ये सिखाना पड़ेगा कि सिर्फ आपकी माँ, बहन, बुआ, दादी ही रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। हर एक लड़की, हर एक स्त्री जो भी है, नारी जो भी है, वो रिस्पेक्ट के काबिल है, और वो रिस्पेक्ट अगर हम घर से ही शुरू करेंगे जी, अपनी बहनों को हम रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी माँ को रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, सिर्फ वो तो हम करते ही हैं। हाँ, वहाँ पर भी जरूरी है कि जो घर में भी आजकल जो देखा जाता है कि बच्चे बहुत हुदरंग हो चुके हैं और नहीं पेरेंट्स की बात सुन रहे हैं या रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहीं से हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे बदलाव अगर हम लोग करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं और वहीं से हम सिखाते हैं बच्चों को कि बेटा अपने ही घर में रिस्पेक्ट नहीं, बाहर भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक इंसान की, हर एक मेरे कहने का मतलब हर एक स्त्री की आप इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। तो दीदी, जैसे कोई उत्तराखंड के लोग हैं और यहाँ शहरों में किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो या कोई परेशानी में हो, तो आप लोग उनकी किस किस तरीके से मतलब मदद कर सकते हैं? जैसे किरण नेगी का जो केस है, कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आप तो बच्चों के ऊपर काम करती हैं, तो मैंने उनसे कहा कि अगर कोई खड़ा है तो मैं यहाँ पे तिलोकपुरी में 100 झुग्गियाँ ऐसी हैं जिनके लिए मैं 4 सालों से काम कर रही हूँ। अच्छा। तो इसमें भी जो कोविड हुआ था, इसमें लॉकडाउन में भी उनके लिए खाना, राशन वगैरह, पानी का इंतजाम करवाना, ये सब मैं करती हूँ। तो और भी हैं, लेकिन वहाँ पे 100 झुग्गियाँ हैं उनके लिए मैं कर रही हूँ। तो मुझे उनसे रिलेटेड वहाँ पे शौचालय नहीं है और जो है अदर जो सुविधाएं हैं, वहाँ पे लाइट नहीं है, तो बच्चों की एजुकेशन भी हैम्पर करती है। तो उसके लिए ही मुझे मिलना था। तो उन्होंने फिर जब मैंने उनसे बात की तो तब मुझे पता चला कि ऐसी बात हो गई है, ये ट्रेजेडी उनके साथ हुई है और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और तो उसके लिए फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं देखना है कि आपको किससे मांग करनी है, आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी है, अगर आप किसी की भलाई के लिए खड़े हो रहे हैं तो आपको डटकर खड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे मुद्दे इस तरह से होते हैं कि अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप एटलीस्ट उनके साथ जाके खड़े होइए, उनकी मांग को रखिए आगे की, क्योंकि जेन्युइन मांग है। ठीक। मैं माफ़ी चाहूँगा आपको थोड़ा रोकने की। कल जब मैं किरण नेगी जी के फादर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री उस वक्त हरीश रावत थे उत्तराखंड के, और उन्होंने कहा था कि वो उनके बेटे को सरकारी जॉब देंगे जी, है ना। तो अभी तक नहीं मिली है, मतलब 11 साल हो गए, तो ना उनके भाई को सरकारी जॉब मिली, और सरकार बेशक बदल गई हो तो मतलब हरीश रावत जी ने भी जो है बोला था, वादा पूरा नहीं किया। तो अगर मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है तो थोड़ा किसी को अच्छी जॉब मिल जाए उनके घर में, किरण नेगी के भाई को,
उनकी सिस्टर जो है वो ओपन से अभी बीए कर रही है जी। कल काफी देर में उनके घर रुका था, तो कुछ बातें ऐसी थी जो वीडियो में नहीं बता पाई, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं। लंबी हो उनकी जाती मैंने है। एक बात और सुनी थी कि शीला दीक्षित जी के पास वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसे केस तो होते ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ये ना? भी कल उन्होंने तो बताया ये था। तो अमानवीयता का एक उदाहरण है कि आपकी सोच इतनी संकुचित हो गई है। जैसे और ये बड़ी शर्म की बात है कि शीला दीक्षित एक खुद महिला होकर होकर इस तरीके का बयान देती है। देखिए वो तो पहले की बातें हैं और हम हाँ लोग जी। पॉलिटिक्स में ना पड़े तो ना मुझे पड़े लगता तो है ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। ना? हमारा पॉलिटिक्स से कोई मुद्दा नहीं है, ना हमें बिल्कुल। राजनीति में आना है, ना हमें राजनीतिक मुद्दे करने हैं। जैसे भी वो किरण नेगी के घर वालों को इंसाफ मिल जाए, किरण नेगी के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए और उनके घर वालों को नहीं बल्कि पूरे स्त्री समाज को एक इंसाफ होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल, है ना। ऐसे ना सुनील जी का ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो अभी तक पेंडिंग इसी बात को लेके पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ तो हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी दरखास्त ये करेंगे कि भी ऐसे जो फास्ट ट्रैक आपने बनाए हुए हैं उसमें जल्द से जल्द देखो बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर कोई बेगुनाह है और वो फंसाया जा रहा है तो उसको उसकी तह तक पहुंच के और उनको इंसाफ उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर जुल्म साबित हो रहा है, हाँ जी, तो आपको इतना साल नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना। ये 11 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, बड़ा टाइम है ना। और मैं हर बार कहती हूँ कि मैं सलाम करती हूँ ऐसे माँ बाप को कि जो डट कर खड़े हुए हैं अभी तक। बिल्कुल। और मैं वही चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी न्याय करे, जल्दी करे और ऐसी जितनी भी निर्भया हैं, जितने भी किरण नेगी हैं, उनको इंसाफ मिले। बिल्कुल। मैं पहाड़ की जनता से भी मैं विनती करूंगी कि जो यहाँ पर इस इतनी गलत हालातों में रहते हैं, हालांकि मैं जानती हूँ कि पहाड़ में रोजगार नहीं है, हाँ जी, है ना। मैं मानती हूँ बहुत ही ज्यादा गलत खराब परिस्थिति में आप लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन मुझे ना किसी ने यहाँ पर मैं नाम जगह भूल रही हूँ, वहाँ पे मुझे इनवाइट किया था। ओके। इंडस्ट्रियल एरिया है यहीं पे है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ मुझे बुलाया गया था मजदूर दिवस के टाइम पे। तो मैं गई तो आपने सोचो सड़क पे खड़े दोनों तरफ नालियाँ थी, छोटे छोटे झोपड़े टाइप पे बने हुए, एक के ऊपर एक बना हुआ था, स्लम एरिया आप समझ सकते हैं। हाँ उस पर टाट बोरा लगा हुआ था दरवाजे के नाम पर। तो हम लोग वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतना उसमें स्मेल आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ पर कौन लोग रहते हैं इस हालतों में? तो बोला कि यहाँ पे उत्तराखंडी रहते हैं। अच्छा। तो साहिबाबाद इंडस्ट्री एरिया में। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे तो बड़ा दुख हुआ इस चीज का, मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे स्वर्ग को छोड़कर वो लोग यहाँ रहने आ रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ दिल्ली के नाम पर। और एक झिझक हो जाती है एक उनको एक वहाँ पे बताने में कि हम अगर वो वापस जाते हैं तो कि हम वापस क्यों आए, तो वो ऐसी परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि देखिए, किसी भी झिझक शर्म की वजह से अगर आप यहाँ रुके हुए हैं तो कृपया करके मत रुके, आप वापस जाइए। बहुत सारी चीजें हैं, आप चंदन के पेड़ लगा सकते हैं, आप बकरियां पालन कर सकते हैं, आप मुर्गियां आप वो कर सकते हैं। अब तो ट्रैक्टर भी जो हैंडी ट्रैक्टर होता है वो भी सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है, मिनी ट्रैक्टर जो होता है वो भी उपलब्ध करवा रही है, पेड़ पौधे उपलब्ध करवा रही है, नई नई चीजें आपको उपलब्ध करवा रही हैं। आप एक बार वहां जाकर छोटे स्केल पे शुरू कीजिए। आप एक सोचिए, आप यहाँ आते हैं, मजदूरी करते हैं, घरों पे नौकरी करते हैं, उससे आपको कितना मिलता है जिससे आपकी जीविका भी नहीं चलती है। मैं इन्हीं लोगों से मैं बात करती हूँ जो हमारे यहाँ मेड आती हैं, उनके घरों का खर्चा ही आप सोचिए 3 से 4 हजार वो किराया देते हैं। तो अगर आप 12,000 भी कमा रहे हैं दिन रात मेहनत करके, तो 4,000 तो उसमें से आपका निकल गया। इतना महंगा राशन है, सब कुछ है, कैसे आप सर्वाइव यहाँ पर करते हैं? एजुकेशन पहाड़ी देखिए, आप जगह जगह स्कूल बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या नहीं है पहाड़ों में। अगर आप वहाँ जाएंगे, पहाड़ों में आपको सुविधाएं मिल रही हैं कि आप वहाँ जाइए, एजुकेशन आपको मिलेगी, आपको ड्रेस फ्री मिलता है, आपके बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है, सब कुछ आपको मिल रहा है। सरकार भी अपनी तरफ से जो है प्रयासरत है कि आपको सस्ता राशन दे। हालांकि सच बताऊं तो मैं राशन के तो मैं हमेशा, मेरे को लगता है कि अगर पेट भरा हुआ है ना तो बंदा जो है मुंह से आवाज नहीं निकलती है। हाँ, तो वो ठीक है, वो अब ये भी जरूरी होगा तभी हो रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि अगर ये ना मिलकर नौकरी प्रोवाइड की जाए, हाँ जी, वो ज्यादा जरूरी है कि फिर वो अपने आप से खरीद के खा सकते हैं। तो अभी तो खैर मुद्दा ये नहीं है। मैं जो बात कर रही हूँ वो ये बात कर रही हूँ कि सरकार बहुत सारी चीजें प्रोवाइड आपको करवा रही है।
आपको अगर मछली पालन करना है उसके लिए प्रोवाइड करा रही हैं, आपको मुर्गी पालन करना है उसके लिए प्रोवाइड करा रही हैं, आपको फलों के पौधे पेड़ लगाने हैं उसके लिए प्रोवाइड करा रही हैं, खाद प्रोवाइड कराती हैं, बहुत सारी चीजें। आप जाइए एक बार, आप अपने नजदीकी जहाँ पर भी ब्लॉक लेवल पे जो भी आपको ऑफिस में जाइए, वहाँ पे पता कीजिए कि आपको क्या क्या मिल सकता है, कैसे आपको मिल सकता है। और मैं तो ये कहूँगी कि अब रिवर्स प्लान की जरूरत है। ठीक है, इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप कह रहे हो ना कि इतनी सेवाएं दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके थ्रू गांव वालों को बताते हैं। अब हमारे जनप्रतिनिधि और ये ग्राम प्रधान जो भी है, मतलब वो ऐसी नींद में सोए हुए हैं कि ना तो उन्होंने खुद कभी ब्लॉक में जाना है, वहाँ पे क्या योजनाएं चल रही है वो उन्होंने लोगों को बताना ही नहीं है। अभी मैं 2 साल से गांव में रह रहा हूँ और मैं खुद बकरी पालन कर रहा हूँ। तो मैं ब्लॉक में जाता हूँ तो मेरी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होती है, मुझे बहुत तरह तरीके की चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो मैं उसका वीडियो बना के अपने चैनल पे डालता हूँ कि चलो जनप्रतिनिधि नहीं बता रहे हैं और मुझे पता चल रही है, तो मैं अपने लोगों के साथ उसको शेयर करूँ। बिल्कुल। तो कई योजनाएं इसलिए भी रह जाती है क्योंकि वो जनता तक उनकी नॉलेज पहुंचती ही नहीं है, सबसे बड़ी देखिए दिक्कत आपके है। उसी में मैं सुनील जी एक और चीज बताना चाहूंगी, चंदन के पेड़ तो ही है, एक और पेड़ होता है जी। मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा। हाँ जी। तो मैं पिछले 2 साल से जो घर में हूँ और बकरी पालन कर रहा हूँ, जब मैं बकरी पालन की वीडियो डालता हूँ तो कई लोग चैनल छोड़ देते हैं कि ये जो है भेड़ बकरियाँ दिखाता है। और बेशक लोग चैनल छोड़े या वीडियो देखे ना देखे, लेकिन मेरा एक मकसद है कि मुझे अपने गांव में रहना है, अपने उत्तराखंड में रहना है, और मुझे जो भी करना पड़े वहाँ पे, चाहे मुझे दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़े, भेड़ बकरियाँ पालनी पड़े, या चाहे मैं यूट्यूब की वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मैं शहरों में नौकरी नहीं करूँगा। और मैं अपने उत्तराखंड में रह के जो भी करूँगा वो अपने उत्तराखंड में रह के करूँगा, और कोशिश करूँगा कि और लोगों को भी प्रेरित कर सकूँ कि वो रिवर्स प्लान हो और लोग वापस अपने घरों में आए, अपने उत्तराखंड में आए, बिल्कुल और एक स्वर्ग में जिंदगी जिए, यहाँ नर्क में। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज से अवगत करा, अवगत तो क्या, आप तो वहाँ के रहने वाले, इतनी जड़ी बूटियां हमारे जंगलों में हैं। हाँ, तो मैं सरकार से भी अपील करूंगी इस चीज के लिए कि आप जगह जगह पे ट्रेनिंग दीजिए, जगह जगह पे सेंटर्स बनाइए, किस जड़ी बूटी की कितनी कॉस्ट होती है ना, उनको ये अधिकार दे दीजिए कि वो जंगल से वो जड़ी बूटियां खोज के ला पाए और उसको बेच सकें, है ना। और ऐसे ही एक पेड़ होता है, आप अपने उसमें लगा सकते हैं, अपने खेतों में लगा सकते हैं। वो पेड़ होता है आपका महोगनी का पेड़। अच्छा जी। महोगनी का वो पेड़ होता है, और चंदन के पेड़ आप लगा सकते हैं, फ्रूट्स के पेड़ आप लगा सकते हैं। आप ये सोचिए कि चंदन के पेड़ तो 2 सालों में उनकी प्रोडक्टिविटी होने लगती है, वो आपको फल देने लगते हैं। फल इन द सेंस फल नहीं, उनके पत्ते बिकते हैं, उनकी टहनियां बिकती हैं। महोगनी जो है उनसे जो है जो बंदूक होती है ना, सॉरी जो बंदूक होती है उसका जो पीछे का हिस्सा होता है वो उससे बनता है। अच्छा। तो वो बहुत कॉस्टली वो बिकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम रिसर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तरह तरह की जिलोरा क्या होती है वो जो फेस के लिए, एलोवेरा नहीं एलोवेरा तो है ही, जिलोरो बोलते भाई, मुझे नहीं पता, नहीं याद नहीं है नाम, जो कि उपटन में इस्तेमाल होता है। अच्छा। आपकी जो घास होती है जो पूजा में इस्तेमाल होती है, क्या बोलते हैं उसको, दूब नहीं होता, कुणजू, कुणजू होती है, उसकी अगरबत्ती बन सकती है, धूप बत्ती बन सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके गांव में हैं, आपके आसपास हैं, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं आपस मिलकर। और जहां हम लोग की आवश्यकता पड़ेगी वो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और वैसे आजकल कृषि करने में सबसे बड़ी समस्या जो है जंगली जानवरों की आ रही है कि वो खेती को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कई चीजें ऐसी हैं जिनको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसकी अभी एक और तोड़ है जी। मैं एक फॉरेन का वीडियो देख रही थी जिसमें कोई बेल आती है जो कुछ देर बाद खुद से बजती है, तो उसका जो तरंगे उठती हैं, जो उसकी ध्वनि उड़ती है, वो वहाँ पे जो जानवर थे उनको भगा देती है। हाँ जी। तो हम ऐसा नहीं है, अगर विल पावर है, अगर हम कुछ वाकई में कुछ करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। हम देखिए खेती, आप लोग बोलते हैं कि एक बड़ा प्रोसेस है, फल भी नहीं मिलता उसका बहुत अच्छे से, बहुत, लेकिन ऐसे बहुत सारे, जैसे कैश क्रॉप्स हम बोलते हैं जो हिमाचल में की जाती है। अच्छा। एक ही पौधे से कई बार पैदावार बिल्कुल, तो उसको कैश क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। उस पर भी हम काम कर सकते हैं बिल्कुल। और एक ही उपज करने के बाद हम उसे बार बार फायदा ले सकते हैं। हम तुलसी को हम उगा सकते हैं, उसकी चाय बना सकते हैं, जो बहुत सारी चीजें हमारे काम आते हैं। ऐसे बहुत सारी ग्रीन उसमें लेमन ग्रास हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ विल पावर चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसी जगहों पे मत रहिए, अपने बच्चों को
आप क्या सोचते हैं, सिर्फ आपके घर में अगर अच्छा एनवायरनमेंट है, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रहें, वो काफ़ी नहीं है। जो मैं बच्चों से बोलती हूँ, आस पास का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपने घर सिर्फ इतना सोचिए कि हमने अपने घर का कूड़ा साफ किया, झाड़ू लगाया और हमने सड़क पे फेंक दिया, आना तो हमें उसी सड़क से है, फिर हम लोग कूड़ा अंदर लाएंगे। तो सिर्फ आप जो है ये मत सोचिए कि आपके घर का एनवायरनमेंट सही है, आप जहाँ भी रहेंगे अपने घर में बच्चों को संभाल के रखें। आप वहाँ के आसपास जैसी लोकेलिटी में जाकर रहते हैं, वहाँ से बच्चा शिक्षा जरूर लेता है। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने पहाड़ जाएं और वहाँ कुछ करने की कोशिश करें। आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ जानकारी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, वो आप ले सकते हैं। अपने ब्लॉक प्रमुख से मिलिए, अपने प्रधान से मिलिए। जब आप प्रधान से खुद बात करेंगे कि हमारे लिए जो ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, और आप हमें बताइए, आप उनको साथ लेकर ब्लॉक प्रमुख के यहाँ जाइए, वहां पर बात कीजिए। वहां नहीं आपसे बात होती, आप अपने जन प्रमुख के पास निकल जाइए, जो आपका जो वहाँ पे जो MP हैं, MLAs हैं, उनसे मिलिए। तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अवेयर हो जाइए, जानकारी जुटाइए। सुनील जी, एक और जी, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने आपको बीच में रोक दिया है। मैं जेरी खाल ब्लॉक से हूँ और वड्डा मेरे गांव का नाम है, सतपुली से आगे जाकर पड़ता है। ओके। आप ये सोचिए कि अभी हमने अपने गांव में 100 चंदन के पेड़ लगाए हैं। अच्छा जी। जी, कल ही गए हैं वहाँ पर, और पहले कुछ पेड़ हम लगा चुके थे, हमने बाकी 100 पेड़ हमने रखे हुए थे। तो अब वो उनकी बरसात आ गई है, तो उनको हम लोग लगा रहे हैं। तो उसमें आपको कुछ नहीं, आपके ब्लॉक प्रमुख से आपको जाना होगा, या जिनको भी आपको जानकारी देनी होगी, सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख कर देना होगा कि हम ये लगा रहे हैं। हाँ जी। तो वहाँ पे आप ये सोचिए, हर साल जो है 20% का इजाफा गवर्नमेंट करती है उसके, और टेंडर वही लोग डालते हैं। अच्छा। है ना, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, गवर्नमेंट खुद से करेगी। हाँ, ब्लॉक में जाइए, वहाँ पे कृषि विभाग होता है और वो इसमें मदद करते हैं, चाहे सेब की बागानी हो, हाँ। चाहे कुछ और हो। अभी मैं पीछे कृषि विभाग में मिला था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास एक सामने अगर जगह होती है, तो ब्लॉक की तरफ से आपको 100 सेब के पेड़ मिलेंगे, उस पर बाउंड्री वगैरह पूरी ब्लॉक की तरफ से देंगे। 80% जो योगदान होगा वो ब्लॉक का होगा, सरकार का होगा, और 20% जो है उनको देना होगा जो उसको लगाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए सुनील जी, यही आपने खुद से ये चीजें आप बोल रहे हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ। जो हालात मैंने यहाँ पर देखे हैं लोगों के रहते हुए, देखिए जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं उनका पलायन वैल्यूबल है ना। वो जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो अब हमने एक बंदा वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, हम उसको 10,000 रुपए पे कर रहे हैं, है ना, तो उसको एक रोजगार मिल गया, तो हमारा यहाँ आना कारगर साबित हुआ। बिल्कुल। हम पिछले, मेरी वडाया सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, वडाया फाउंडेशन मेरी कंपनी का नाम है। जैसे सर्च माय चाइल्ड में बच्चों के लिए खाने के लिए, एजुकेशन के लिए करती हूँ, वडाया जो फाउंडेशन है वो एजुकेशन के लिए करती है ना। और तो जो है हम यहाँ आए, हमने बेटरमेंट के लिए काम किया, एक मुकाम तक पहुंचे, है ना, तो वो एक सही पलायन है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप वहां से आए और आप यहाँ आकर कहीं पे मेड की नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं, तो वो आना आपका सार्थक नहीं है। और ऐसे कामों में बहुत ज्यादा शोषण होता है। बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल होता है। तो दीदी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप जैसे लोगों की हमारे उत्तराखंड को, हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप इसी तरह से लगे रहें और लोगों का साथ देते रहें। मैं भी व्यूअर्स को धन्यवाद कहती हूँ। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए और हम लोगों में ये बातें हुई। मैं तो चाहती हूँ कि जितने पहाड़ के चैनल्स हैं वो भी आपके साथ जुड़े, जितने लोग हैं वो भी आपके साथ जुड़े, और एक सकारात्मक सोच के साथ जुड़े, और कुछ नया, कुछ चेंज। क्योंकि इतने साल के बाद, इतने सालों बाद भी अगर हमारा पहाड़ वहीं का वहीं है या और पिछड़ गया, ये बहुत दुखदायी है। हमने जो स्ट्रगल किया था, मेरे फादर भी जो है उत्तराखंड के उसमें शामिल थे, जब राज्य की मांग हुई थी, तो उनका भी नाम है उसमें, मेरी माता जी भी उससे जुड़ी थी। तो वही है कि जो इतनी राजेश जो है वो मेरे पड़ोसी हुआ करते थे, जिनका जो देहरादून में जिनका स्मारक बना हुआ है, जिनकी जान गई थी। हाँ, है ना? तो नहीं, देहरादून की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने जो शहादत दी, जो हमारे माता पिता ने उसमें सहयोग किया या गए वो उसमें उत्तराखंड के लिए जो हमने राज्य की मांग की, वो हरगिज इसलिए नहीं की थी कि इस तरह से हमारे लोगों का
जो है शोषण हो या हम लोग के पलायन हो या हम लोग के वहाँ पर शायद इसलिए की गई थी कि वहाँ पे और रोजगार मिलेगा, एजुकेशन ज़रा स्ट्रांग होगी। और आप खुद सोचिए कि हमारे बच्चे एक से दूसरे से तीसरे से पहाड़ लांग कर स्कूली शिक्षा लेने आते हैं, फिर जो प्रोफेशनल डिग्री के लिए वो कहाँ जाते हैं, उसके बाद में उनको अगर जॉब नहीं मिलता तो इसलिए तो हमें उत्तराखंड की मांग नहीं की। बिल्कुल नहीं की थी। जहाँ 2 अक्टूबर को लोग गांधी जयंती मना रहे थे, तो इसी पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था कि क्यों जो है उत्तराखंड की मांग की गई थी और कितनी बर्बरता उस वक्त भी हुई थी। जो हमारे आंदोलनकारी थे रामपुर तिराहा चौक में जो है क्या नरसंहार हमारे उत्तराखंडियों का हुआ था, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब लास्ट में एक आखिरी क्वेश्चन कि आप उत्तराखंड को भारत के किन राज्यों में देखते हैं, सबसे अच्छे या सबसे पिछड़े, किस तरीके से? गरीबी राज्य के नाम पे तीसरे स्थान पे हमारा उत्तराखंड आता है। क्यों आता है? हम तो इतने समृद्ध हैं, हमारे पास वन है, हमारे पास वन संपदा है, हमारे पास तो मैं कहती हूँ कि जड़ी बूटियों की भी सरकार हमें नॉलेज देती है और हमें ये अधिकार देती है कि हमें ज़्यादा तादाद में नहीं पर इतने तादाद में अगर वो लेकर आएंगे और इस जड़ी बूटी का इतनी कीमत है तो हमारे तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, रोजगार मिल जाएगा, तीर्थ स्थल है, पर्यटक स्थल है। और आप ये सोचो, और एक और चीज़, अपनी धरती मत बेचिए। हाँ जी, बिल्कुल। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपनी धरती मत छोड़िए। आप जो धरती आज छोड़ रहे हैं ना, आपको कल के दिन उसकी कीमत पता चलेगी, क्योंकि हर बंदा यहाँ से जाकर वहाँ पे एक पहाड़ खरीद ले रहा है, वहाँ पे रिजॉर्ट बना रहा है, फिर हमें लोग उसमें जॉब करेंगे। सबसे मेन बाहरी लोग जो है वहाँ पे जमीनें खरीद रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम, अभी तो नहीं लेकिन आने वाले 10-15 साल में उसका हाल हो जाएगा, बहुत बुरा रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। देखिए सुनील जी, एक से बात दूसरी, दूसरी से बात तीसरी, तीसरी से बात चौथी, कोई अंत नहीं है। आप यकीन जानिए, हम सब लोग आपके वेल विशर हैं, शुभचिंतक हैं और मन से चाहते हैं कि आप लोग तरक्की करें, हम लोग तरक्की करें और हम अपने जो उत्तराखंड तीसरे गरीबी राज्य में आता है, हम उसको समृद्ध राज्य में चाहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, विल पावर की कमी है, बल्कि जो उत्तराखंड के पास है वो किसी और राज्य के पास, शायद हिमाचल के पास हो, और हिमाचल आज कहाँ पे है, हमारा और हम लोग कहाँ है। तो अपनी धरती बेचने से अच्छा है कि हम उसमें हम अपने जो हमको सुविधाएं मिल रही हैं उसको जानें, उनको समझें, ब्लॉक प्रमुख से मिलें, जाएं, जानकारी हासिल करें, और अगर नहीं करते हैं वो लोग काम तो आप ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, आपको वहाँ पे भी न्याय मिलेगा। ठीक। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना अच्छा काम कर रही है और उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैं आपके पेज पे गया तो स्पेशली मैं आपसे मिलने के लिए आया, और आज की मेरा जो रूटीन था वो मैंने सारा पीछे कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे और मेरे चैनल को अपना कीमती समय दिया, और उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से अपना काम करते रहेंगे और पहाड़ के लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ हमेशा से और हमेशा रहूँगी। और शायद लगता है कि हम लोग का जन्म ही समाज के लिए हुआ है, कुछ करने के लिए, इन लोग के साथ खड़े होने के लिए।